Hi everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. Okay, so hi everyone. आज का टॉपिक है how to invite your parents for your graduation ceremony. Basically, how to get a visitor visa for your parents on behalf of your graduation ceremony. इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको आपके पेरेंट्स को इन फ्यूचर आपके वर्क परमिट लगने के बाद, आपकी जॉब लगने के बाद कभी कभी बुलाना है, तो दे हैव a visa for Canada, so they can visit you anytime they want. वो एक फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है. तो ये एक एडवांटेज है इस प्रोसेस का कि आपको एक ग्रेजुएशन सेरेमनी का जो है वो एडवांटेज मिलता है कि आप उसके बिहाफ पे आप अपने पेरेंट्स को उसका रीज़न दे के अपने पेरेंट्स का वीज़ा लगवा सकते हैं. एंड देन इट्स अप टू यू अगर आपको ऑब्वियसली सेरेमनी के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना, बट इट्स ऑलवेज बेटर बिकॉज दैट मोमेंट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज बी प्राउड ऑफ एंड इट ओनली हैपन्स वंस इन योर लाइफ. वेल, इन मेरे केस में तो ऐसा ही होगा क्योंकि मेरी बैचलर्स का जो कन्वोकेशन था वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, और मैं यहाँ जब आया था, जिस दिन लैंड हुआ था उसी दिन कन्वोकेशन था. सो दैट वाज प्रिटी मच इट फॉर माय बैचलर्स. सो मेरा मास्टर्स का जो कन्वोकेशन है वो मेरी लाइफ का पहला और शायद आखिरी कन्वोकेशन हो. तो प्रोसेस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे. मैंने अभी तक क्या क्या कर लिया है इस बारे में बात करेंगे. कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको इस वीडियो में अगर आप एंड तक देखोगे तो पता चलेगा. तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा वीडियो जो है वो उसको लाइक कर दीजिएगा. अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा. जो आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और आपको ऐसा लगता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन ना हो, तो उनको शेयर कर दीजिएगा. मोर और लेस हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ये चीज़ जो है वो सेम होगी. आई होप सो, बट फिर भी डबल चेक कर लेना हमेशा अच्छा होता है. बट मेरे हिसाब से यही जो है वो एक सिनेरियो होता है हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में. तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना सपोर्ट मुझे देते रहिए, ताकि मैं इसी तरह से वीडियोस जो है वो बनाता रहूं, कंटिन्यू करता रहूं और चैनल जो है वो ग्रो होती रहे, ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो मैंने ज़रिया कर खोलने की कोशिश करी है वो सक्सेसफुल रहे. सो शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ. तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलवाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डॉक्यूमेंट्स की. नॉर्मल विजिटर वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्या होती है कि जो बंदा आपको बुला रहा है अपने पेरेंट्स को, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो, तो यू हैव टू राइट अ लेटर to your parents, like addressing your parents, like I am applying for my father, so I will address my father, writing a letter to him, not to the office, not to the immigration officer, not to them, but letter to my father, stating that I am inviting him to Canada to attend my graduation ceremony. और अगर आप नॉर्मल विजिटर वीज़ा दे रहे हो तो कोई भी स्पेसिफिक रीज़न या टूरिज़्म लिख सकते हो कि उनको यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए और मेरे साथ रीयूनाइट करने के लिए, मेरे साथ मुलाकात करने के लिए मैं उनको यहाँ पे बुला रहा हूँ. सो दैट वो वहाँ पे आपको पर्पस जो है वो स्टेट करना होता है. ये आप खुद ड्राफ्ट करते हो लेटर. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए, राइट, किसी भी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन में. दूसरी चीज़ जो कन्वोकेशन सेरेमनी वाले इनविटेशन के वीज़ा में जो आपकी हेल्प करेगी वो है कन्वोकेशन सेरेमनी का इनविटेशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पे ये जो ट्रिकी पार्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा आप बाद में जाके समझाऊंगा. यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है जो मैं भी कॉन्कोर नहीं कर पाया हूँ अभी तक. सो ये एक कन्वोकेशन का इनविटेशन लेटर है जो आपको यूनिवर्सिटी से लेना है. ये 2 लेटर आपके जो है वो मैंडेटरी हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है. इसके बिना आपकी एप्लीकेशन जाएगी ही नहीं आगे.
राइट। सो ये 2 लेटर अगर आप कन्वोकेशन में के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट अ लेटर ऑफ इन्विटेशन ड्राफ्टेड बाय यू एड्रेसिंग योर विजिटर, जिसको भी आप बुला रहे हैं उनको एड्रेस करते वक्त। और कुछ फॉर्म्स फिल करने होते हैं, वो आपको आईआरसीसी के पोर्टल से पता चल जाएगा। आईआरसीसी के पोर्टल पे जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना अच्छा उनका यूआई है। आप सिंपली उसमें सारा कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह डालो, सारी डिटेल्स एंटर करो, जो भी आप 10 साल में पिछले 10 सालों में आप जहाँ जहाँ गए हो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ योर रेसिडेंशियल कंट्री, उसकी आपको डिटेल्स देनी है। आप मैक्सिमम 6 महीने तक, मिनिमम 6 महीने तक आप कहाँ रहे रुके हो, उसकी डिटेल्स देनी है, उस कंट्री की और उस वीज़ा की जो भी फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है वो करनी है, डेट्स के साथ सारा कुछ देना है। उनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में इटिनररी भी थी ऑफ अ फ्लाइट दैट ही विल बी कमिंग टू कनाडा, लाइक माय फादर विल बी कमिंग टू कनाडा, तो टेंटेटिव डेट्स की एक इटिनररी भी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल दैट, ये सारी जो मेन चीज़ें हैं, ऑब्वियसली योर पासपोर्ट इज़ द मेन थिंग एज वेल। काफ़ी लोग भूल जाते हैं पासपोर्ट देना या ले जाना, तो फिर धक्का होता है वीज़ा ऑफिस को। तो पासपोर्ट इज़ द मेन थिंग दैट शुड बी इन योर चेकलिस्ट एट द टॉप। ये सारी चीज़ें हैं। और एक और मेन चीज़ ये है बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट है वो होना चाहिए आपके पेरेंट्स का या आपका भी हो सकता है, स्टेटिंग दैट यू हैव इनफ फंड्स इन either your bank in Canada or the bank in the country where your parents are living। आपके नाम पे वो फंड्स इनफ इतने होने चाहिए कि आप कनाडा में जब आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको स्टे करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर अप हो जाए, उतने इनफ एक्सपेंसेस होने चाहिए। अब मेरे हिसाब से, मैंने ऐसे कोई बहुत डिटेल में कैलकुलेशन तो नहीं किया, बट वेग कैलकुलेशन के हिसाब से, अप्रोक्सीमेशंस के हिसाब से, एक महीने का अगर आप $5,000, तो मैंने बहुत कह दिया, लेकिन $5,000 इज़ अ गुड अमाउंट टू कन्विंस देम कि ओके यू हैव गुड फंड्स, सो यू आर गुड टू गो। तो $5,000 आप पकड़ के चलो, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो भी चल जाएगा, बट एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मेरे हिसाब से आईआरसीसी की वेबसाइट पे है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, otherwise you can maybe research that on yourself as well। तो ये एक चीज़ हो गई, फाइनेंशियल प्रूफ आपको देना है कि आप एक महीना जब भी रहोगे तो आपको कवर अप करने के लिए आपके पास एक्सपेंसेस जो है वो इनफ होने चाहिए, आपके पास फंड्स। आपका लेटर ऑफ इनविटेशन हो गया, अगर कॉन्वोकेशन में आ रहे हैं तो कॉन्वोकेशन का लेटर ऑफ इनविटेशन हो गया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, राइट। जो आपका ड्राफ्ट किया हुआ लेटर है वो तो होना ही चाहिए। आपका पासपोर्ट हो गया, इटिनरी हो गई, एंड देन वन मोर थिंग, एक और चीज़ थी, हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब लिखा होता है कि इफ इट लाइक इट्स एन एडिशनल डॉक्यूमेंट दैट यू कैन अटैच। अब जब जैसे कि आपको पता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, लाइक आप यू आर पॉजिटिव, यू डोंट हैव एनी फ्लॉज इन योर एप्लीकेशन इज़ वेरी गुड एंड वेरी स्मूथ, इट विल बी अप्रूव्ड एनीवे, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप मेडिकल इंश्योरेंस का एक पता कर लो, एक कोट निकलवा लो यहाँ पे किसी भी प्राइवेट कंपनी से। किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ऐसा करें तो वो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के पास से ऑनलाइन कोट मिल जाता है, वो कोट आप निकलवा लो। अगर आपको चाहिए तो आप पे भी कर दो उसके लिए 1 महीने के लिए। तो अगर आपके पास वो मेडिकल इंश्योरेंस, पेड मेडिकल इंश्योरेंस होगा, या मेडिकल इंश्योरेंस का शायद कोट भी चल जाएगा, अगर वो आपके पास होगा तो दैट विल बी लाइक अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग थिंग ऑन योर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि उनको ये कन्विंस्ड, वो लोग ये कन्विंस्ड हो जाएंगे कि जो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो, कि आप यहाँ पे आके किसी भी चीज़ पे रिलाय नहीं करोगे। आपका मेडिकल इंश्योरेंस आपने कवर करके आए हो, आपका जो फंड्स हैं वो इनफ हैं। अगर आपको एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर अप करने हैं तो यू हैव दोज एक्सपेंसेस, राइट, यू हैव दोज फंड्स टू कवर अप दोज एक्सपेंसेस।
सो ये सारी चीज़ें जो है वो बैकअप के लिए बहुत अच्छी होती है एक विजिटर वीज़ा के लिए. जस्ट मेडिकल इंश्योरेंस इज समथिंग दैट इज एडिशनल. इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ वेरी गुड टू हैव, यू नो. तो ये चीज़ें हो गई. अब वीडियो के आखिर में आ गए हैं, तो जो मेन चीज़ थी उसके बारे में भी एक ग्लांस कर लेते हैं जिससे मैं गुजर रहा हूँ अभी. सो द थिंग इज़ दैट आपको वो कन्वोकेशन का लेटर जो मैंने बताया, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, इनविटेशन फॉर योर पेरेंट्स, वो अभी मुझे नहीं मिल रहा है. द रीज़न इज़ दैट लाइक मैंने उनको स्टेट किया कि भाई अभी जो है वो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन के जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे मेरे पापा को बुलाना ही है. तो यू नो आई कांट डिले द वीज़ा प्रोसेस. बट दे सेड दैट इट्स नॉट देयर कंसर्न. द थिंग इज़ once I am eligible for graduating on my like the university portal, वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि you are eligible for graduating, apply for graduation now. तो जब मैं अप्लाई कर दूंगा ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद मुझे वो स्टेटस मिल जाएगा कि भाई हाँ एलिजिबल फॉर ग्रेजुएशन, and then I will be able to generate those letters from the university website, or maybe I can pick them up from the registrar office as well. That's what they said in the email. और मैंने डबल चेक करने के लिए आस्क यू विंडसर जो हमारा एक पोर्टल है, वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स जो FAQs होते हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो वहाँ से भी मैंने चेक किया, तो मुझे एलिजिबल होने के लिए ऑलमोस्ट 95% ऑफ सेमेस्टर जो है कंप्लीट करना पड़ेगा. मतलब एंड ऑफ नवंबर कह सकते हैं या बिगिनिंग ऑफ दिसंबर कह सकते हैं, मेरी फाइनल एग्जाम्स के आसपास आके ही मैं वो लेटर जो है वो रिट्रीव कर पाऊंगा. एनीवे वो लेटर मैं रिट्रीव तो करने वाला हूँ, बट मैं मेरे पापा की एप्लीकेशन जो है वो रिसेंटली अभी 2-3 दिनों में ही फाइल अप करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ही इज़ इन साउथ अफ्रीका. सो अभी कुछ आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा. अब अगर टाइम लग भी जाता है एंड इट गेट्स डिलेड एंड वी आर नॉट एबल टू कॉल हिम ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन सेरेमनी, तो स्टिल वीज़ा अगर अप्रूव हो जाएगा तो दैट विल बी अ गुड साइन. तो हमारा प्लान ये है कि हम अप्लाई तो कर ही देंगे नो मैटर वॉट. एंड देन इफ द लेटर कम्स इन एंड इफ वी हैव अ चांस टू यू नो सबमिट सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट आवर एप्लीकेशन, तो हम वो भी कर देंगे. दैट्स द इनिशियल प्लान. जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा, ताकि आपको भी ऐसा अगर एक्सपीरियंस हो तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो बैकअप करने के लिए. सो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, एंड ड्रीम बिग टू अचीव बिग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.